जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग इस शिक्षा नीति की बात करते हैं तो कुछ प्रावधान इसके वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उन प्रावधानों को पढ़ने के बाद में मुझे भी ऐसा लगा कि काश मुझे भी इस शिक्षा नीति के अंतर्गत पढ़ने का मौका मिला होता। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों को डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस शिक्षा नीति के अंतर्गत सबसे पहला काम ये किया गया है कि जो हमारे यहाँ पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, इसका नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नया नाम है। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था तो उस समय इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही होता था। तो 15 अगस्त 1947 से 22 जनवरी 1958 तक पहले शिक्षा मंत्री के रूप में हमारे यहाँ पर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी अपनी सेवा दे चुके हैं। तो अब इसका नाम एक बार फिर से होगा शिक्षा मंत्रालय। 1985 में जो पीएम थे राजीव गांधी जी, उनके द्वारा इस शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था और उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री बने थे पीवी नरसिम्हा राव जी। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ही नया नाम होगा शिक्षा मंत्रालय। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण घोषणा ये भी की गई है, यानी कि सरकार ने अब ये कहा है कि हम अपने संपूर्ण जीडीपी का 6% शिक्षा के ऊपर खर्च करेंगे। यानी कि जो हमारा यहाँ का सकल घरेलू उत्पाद है उसका 6% खर्च किया जाएगा शिक्षा के ऊपर। अभी तक ये 4 पॉइंट समथिंग है, तो अब इसे बढ़ा करके 6% किया जाएगा सरकार के द्वारा और यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। आगे हम बात करेंगे 5+3+3+4 सिस्टम के बारे में। तो इस सिस्टम के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर के देख सकते हैं। सिंपल शब्दों में मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अभी तक हमारे यहाँ पर जो 10+2 का सिस्टम होता था उसी को अब बदल करके 5+3+3+4 प्रणाली में बदल दिया गया है। अभी तक क्या होता था कि जो भी हमारे यहाँ पर सरकारी स्कूल थे, आपने अगर प्राइमरी स्कूलों को देखा होगा तो वहाँ पर यूकेजी, एलकेजी इस प्रकार की कक्षाएं आपको नहीं मिलेंगी। वहाँ पे आप देखेंगे सिंपली 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से कक्षाएं होंगी। और हमारे यहाँ का जो पहले का सिस्टम था वह 1 से लेकर के 10 तक चलता था और 10 के बाद में जो भी छात्र होते थे उनको एक स्ट्रीम को चूज करना होता था। लेकिन अब यहाँ पर सरकार के द्वारा पहले 5 वर्ष फाउंडेशन स्टेज के रूप में शामिल किए जाएंगे और यहाँ पर 3 वर्ष बच्चों को आंगनवाड़ी या जो इस प्रकार के केंद्र होते हैं वहाँ पर शिक्षा दी जाएगी और इसी के अंतर्गत क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड को भी शामिल किया गया है। यानी कि यहाँ पर कुल होंगे 5 वर्ष जहाँ पर बच्चों को क्रियाकलापों के माध्यम से या फिर अन्य माध्यमों से शिक्षा दी जाएगी और इसके अंतर्गत बच्चों को किसी प्रकार की परीक्षा देनी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो 5 सालों की पढ़ाई होगी बच्चों के लिए, उसके लिए एक नया पाठ्यक्रम भी सरकार के द्वारा एनसीईआरटी के साथ मिलकर के तैयार किया जाएगा। फिर कक्षा 3 से 5 तक का जो होगा इसे हम लोग प्रीपरेटरी स्टेज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी और इसके अंतर्गत बच्चों के लिए साइंस, मैथ या इस प्रकार के जो सब्जेक्ट होंगे उनको भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये होगा आपका 3 वर्षों का और यहीं से बच्चों के लिए एग्जामिनेशन की शुरुआत होगी, यानी कि परीक्षाएं बच्चों को अब क्लास 3 से देनी होगी। उसके बाद में आएगा 3 वर्षों का मिडिल स्टेज। तो मिडिल स्टेज यानी कि क्लास 6 से लेकर के 8 तक और इसके अंतर्गत जो भी बच्चे होंगे उनको प्रोफेशनल और स्किल के साथ साथ स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप के भी सुविधा दी जाएगी। फिर हमारा आता है चौथा स्टेज और इसके अंतर्गत कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों को 4 सालों के लिए ये प्रणाली लागू की जाएगी और यहाँ पर बच्चे अपने पसंद का विषय भी चुन सकते हैं। तो अभी हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं क्लास 6 से जो आपकी होगी कौशल ट्रेनिंग। अभी तक हमारे यहाँ पर जो भी शिक्षा प्रणाली है
आपने देखा होगा कि बच्चा 1 से लेकर के 10वीं तक, 12वीं तक, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ तक पीएचडी तक की पढ़ाई कर लेता है और पीएचडी तक की पढ़ाई करने के बाद में उसे जा कर के 4th क्लास के जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। यानी कि जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति पीएचडी करने के बाद में 4th क्लास की जॉब नहीं करना चाहेगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम का ही ये नतीजा है कि पीएचडी करने के बाद में भी 4th क्लास की नौकरी लोगों को ढूंढनी पड़ती है। तो अब सरकार के द्वारा ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, यानी कि क्लास 6 से ही बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। यानी कि जो विषयवार ज्ञान होते हैं वह सारे ज्ञान तो उनको दिए ही जाएंगे, इसके अलावा प्रोफेशनल ट्रेनिंग और स्किल की भी शिक्षा दी जाएगी। यानी कि अगर वह चाहें तो इसके बाद में भी अपनी स्किल के अनुसार कोई कार्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप की सुविधा भी दी जाएगी। मान लीजिए कोई बच्चा है क्लास 6 में पढ़ रहा है और उसकी इंटरेस्ट है बढ़ईगिरी में, या फिर आप कह सकते हैं मिट्टी के बर्तन बनाने में, या इस प्रकार के आर्ट बनाने में या ड्राइंग बनाने में, तो यहाँ पर स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप की सुविधा भी दी जाएगी उन बच्चों को। और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मुख्य रूप से क्लास 6 से ही जो हमारे यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या है उसको दूर करने के प्रयास किए जाएंगे और नौकरी के लिए जो भी प्रोफेशनल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है वह सारी चीज़ें बच्चों को यहाँ पर दी जाएंगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कदम यह है कि अब जो बच्चों का आकलन है वह सिर्फ टीचर नहीं करेंगे। यानी कि जो आपकी कॉपी होती है वह अब सिर्फ टीचर नहीं करेंगे। यहाँ पर 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। सबसे पहले अपने आप का स्वयं आकलन करेगा छात्र, उसके बाद में उसके जो कक्षा में अन्य सहपाठी होंगे उनके द्वारा आकलन किया जाएगा और फिर उनका जो शिक्षक होगा वो इस प्रकार से आकलन करेगा। अब यहाँ पर स्व आकलन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि आप देखेंगे कि स्कूल स्तर तक या कॉलेज स्तर तक आपका कोई भी आकलन कर सकता है, लेकिन उसके बाद में जैसे आप इस समय की जिस एज में होंगे वहाँ पर आपको स्वयं ही अपना आकलन करना होता है। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति बच्चों के अंदर डेवलप की जाएगी जिससे वह स्वयं अपना आकलन कर सकें। और यहाँ पर बच्चों की जो रिपोर्ट कार्ड है इसमें भी बदलाव किए जाने की घोषणा की गई है। हालांकि ये बदलाव किस तरीके का होगा इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल रूप से जानकारी नहीं दी गई है। बच्चों की जो यहाँ पर सीखने की क्षमता है उसके लिए सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। यानी कि बच्चे ने अभी तक क्या क्या सीखा है उसका मूल्यांकन किया जाएगा, उसका असेसमेंट किया जाएगा और इसी के लिए सरकार के द्वारा नेशनल असेसमेंट सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है इस शिक्षा नीति के अंतर्गत। एक और महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है, हालांकि इसको कई सारे लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि कम से कम जो 5वीं तक की पढ़ाई है बच्चों के लिए वह उनके लोकल भाषा में, उनके क्षेत्रीय भाषा में या अगर हो सके तो उनकी मातृभाषा में ही कराई जाए। जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज़ आपके मातृभाषा में, आपके लोकल लैंग्वेज में आपको समझाई जाएगी तो शायद आप उसको और बेहतर ढंग से समझेंगे। जैसे कि आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं और आप हिंदी को बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हैं, इसीलिए अगर मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं तो आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो सरकार के द्वारा फोकस यही किया गया है कि जो शुरुआती शिक्षा हो बच्चों के लिए उसमें अंग्रेजी को अनिवार्य ना किया जाए और कोशिश ये की जाए कि कम से कम 5वीं तक और अगर उसके बाद में भी संभव हो तो 8वीं तक मातृभाषा में, क्षेत्रीय भाषा में या वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज हो उसमें बच्चे को शिक्षा दी जाए। अगला प्रावधान है कि अब जो बोर्ड परीक्षा है उसको भी थोड़ा आसान बनाने की कोशिश की जाएगी सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर सरकार की ऐसी कुछ मंशा है कि हम लोग वर्ष में 2 बार परीक्षाओं का आयोजन कराएंगे और ये जो परीक्षाएं होंगी ये 2 तरीके की होंगी। अभी तक केवल सब्जेक्टिव ही होता था, लेकिन अब यहाँ पर वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव को भी इंट्रोड्यूस करने की योजना है। तो मुख्य रूप से सरकार के द्वारा यहाँ पर यह फोकस किया जा रहा है कि जो हमारे यहाँ पर रट्टा मार वाली प्रवृत्ति है उसको समाप्त किया जाए। आपने देखा होगा
कि जब आपने हाई स्कूल किया है या फिर इंटर की परीक्षा दी है या आपने ग्रेजुएशन किया है, उस दौरान क्या होता था कि हमारा इतना सा सिलेबस होता था और उसमें आपको कई सारे पुराने ईयर के पेपर मिल जाते थे, जिससे आपको पता चल जाता था कि कौन कौन से प्रश्न आएंगे परीक्षा में, और आप उन प्रश्नों के उत्तर एज इट इज़ रट के जाते थे और एज इट इज़ लिख के आते थे। हालांकि इसका नुकसान ये होता था कि आपने क्या लिख दिया है रट करके, उसके बारे में अगले 3 से 4 महीने में आपसे अगर कुछ भी पूछा जाता है तो आपको यहाँ पर उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं होगा। और इसीलिए जो बच्चे होते हैं कई बार वो कोचिंग सेंटरों पर भी निर्भर हो जाते हैं। तो सरकार का मुख्य रूप से यहाँ पर जोर है कि जो बच्चे होंगे उनमें अब रटने की प्रवृत्ति को समाप्त किया जाए। तो विभिन्न स्तर पर बोर्ड परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिकल मॉडल सरकार के द्वारा तैयार किए जाएंगे, जैसे कि वार्षिक परीक्षाएं, सेमेस्टर या फिर मॉडुलर परीक्षाएं। तो इस प्रकार से परीक्षाएं सरकार के द्वारा आयोजित किए जाएंगे। आगे बात करते हैं उच्च शिक्षा प्रणाली की। तो यहाँ पर भी सरकार के द्वारा एक बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है। अब जो हमारा उच्च शिक्षा होगा वहाँ पर मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की सुविधा आपको मिलेगी, यानी कि इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। अब ये व्यवस्था है क्या? मान लीजिए आपने 12वीं पास कर लिया, 12वीं के बाद में आपको एडमिशन लेना है कहाँ पर? ग्रेजुएशन में। तो ग्रेजुएशन में मान लीजिए आपने बीएससी में एडमिशन ले लिया और 1 साल आपने बीएससी की पढ़ाई की, आपका मन नहीं लगा या किसी कारणवश से आपने परीक्षा छोड़ दी, तो ये जो आपका 1 वर्ष होता है ये फिर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। लेकिन सरकार ने अब यहाँ पर ये व्यवस्था की है कि अगर आप बीएससी में एडमिशन लेते हैं और 1 वर्ष में ही आपका मन उचट जाता है या आपको कुछ और पढ़ने का मन करता है या किसी अन्य कारणवश आप 1 साल की पढ़ाई के बाद में आगे की पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो ये जो 1 साल है वह भी आपका बर्बाद नहीं होगा। इस 1 साल के लिए भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आपने 2 वर्ष ग्रेजुएशन कर लिया तो उसके बाद में आपको डिप्लोमा दी जाएगी और 3 वर्षों के बाद में आपको यहाँ पर डिग्री दी जाएगी। तो ये प्रावधान यहाँ पर किया गया है। अब जो हमारे यहाँ पर डिग्री कोर्स है उसको कर दिया गया है 4 वर्षों के लिए। तो आपके मन में ये भी आ सकता है कि जब 3 वर्ष के बाद में ही डिग्री मिल जाएगी तो फिर 4 वर्ष करने के पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण यह है कि अगर आपको सिर्फ डिग्री चाहिए, आपको किसी भी प्रकार के और उच्च शिक्षा को नहीं लेना है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी जैसी कोई डिग्री हासिल नहीं करनी है, तो आपका जो डिग्री कोर्स होगा वह होगा मात्र 3 वर्षों का। लेकिन अगर आपको आगे उच्च शिक्षा लेनी है, आपको शोध के क्षेत्र में जाना है, तो उसके लिए आपको 4 वर्षों की डिग्री हासिल करनी होगी। और यहाँ पर जो आखिरी का वर्ष होगा उसमें आपको शोध के बारे में या उच्च शिक्षा में किस प्रकार की चीज़ें होंगी उनके बारे में भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो ये आप कह सकते हैं कि यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है कि अगर आपको सिर्फ डिग्री लेनी है, आपको हायर एजुकेशन नहीं लेना है, तो आप 3 साल में अपना डिग्री कोर्स समाप्त करेंगे। और अगर आपको यहाँ पर आगे उच्च शिक्षा में जाना है तो आप 4 वर्ष का डिग्री कोर्स करेंगे। इसके अलावा सरकार के द्वारा अब जो मास्टर कोर्स है, यानी कि जो एमए या एमएससी वाला कोर्स है, उसको भी 1 वर्ष किए जाने की योजना है। यानी कि जो अभी तक पोस्ट ग्रेजुएशन 2 वर्षों का होता था उसे अब 1 वर्ष का किया जाएगा। और इस प्रकार से सरकार के द्वारा 5 वर्षों का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स होगा, यानी कि पीजी और यूजी को एक साथ में ही शामिल किया जाएगा। और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 1 वर्ष के बाद में पढ़ाई छोड़ने का विकल्प भी आपको सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अब बात करते हैं बीएड की। तो बीएड का जो कोर्स होगा सरकार के द्वारा अब इसे 4 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है। और सरकार के द्वारा ये भी कहा गया है कि 2030 के बाद में अगर कोई व्यक्ति शिक्षक बनना चाहता है तो उसे शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए यह 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम। मतलब ये है कि अगर आप 2030 के बाद में किसी भी स्ट्रीम में, स्ट्रीम नहीं कहेंगे, यहाँ पर किसी भी कॉलेज में टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ये जो 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम है इसे किया होना अनिवार्य होना चाहिए। अगर आपके पास 2 वर्ष का या 1 वर्ष वाला बीएड का प्रोग्राम है तो आप यहाँ पर शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। पेशेवर मानकों की जो समीक्षा और संशोधन है वह 2030 में होगा, यानी कि किस प्रकार से इसमें प्रावधान किए जाएंगे और ये प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पे इसी प्रकार से समीक्षा और संशोधन किया जाएगा।
साथ ही साथ जो शिक्षकों की यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया है उसके लिए भी कुछ पारदर्शी प्रक्रियाएं सरकार के द्वारा की जाएंगी, जिससे यहाँ पर जो भी भर्ती की प्रक्रिया हो वह पूरी तरीके से पारदर्शी हो। पदोन्नति जो होगी यहाँ पर टीचरों की, वह भी उनकी योग्यता के आधार पर होगी और समय समय पर सरकार के द्वारा विभिन्न माध्यमों से वे जो टीचर होंगे उनके कार्य प्रदर्शन का भी आकलन किया जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल है। दरअसल मेरे गांव के आसपास कई सारे प्राइमरी स्कूल हैं और एक आपको मिलेगा इंटर कॉलेज। और जब इंटर कॉलेज में क्लास 6 में कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो यहाँ पर मैक्सिमम छात्रों में देखने को ये मिलता है कि उनको 1 से लेकर के 100 तक की गिनती नहीं आती है। यहाँ तक वे सामान्य गुणा घटाना या जोड़ भाग भी नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्राइमरी स्तर के टीचर होते हैं उनके द्वारा काफ़ी सारे कार्य ऐसे किए जाते हैं या उनके द्वारा अच्छी शिक्षा न दे पाने के कारण बच्चे क्लास 6 में पहुंचने के बाद में भी उनके पास में सामान्य गणित या फिर हिंदी के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो अगर समय समय पर जो भी शिक्षक होंगे उनके कार्य प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा तो इससे भी हमारी शिक्षा नीति में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। एक प्रावधान सरकार के द्वारा ये भी किया गया है कि अब जो एमफिल का कोर्स है उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद में कोई भी छात्र 12th तक की पढ़ाई करेगा, उसके बाद में ग्रेजुएशन करेगा, फिर वह पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा और उसके बाद में वह सीधे करेगा पीएचडी। तो 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम होगा, उसके बाद एमए और उसके बाद में बिना एमफिल किए वह सीधे पीएचडी कर सकता है। तो ये भी सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आगे सरकार ने यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को समाप्त किए जाने की भी घोषणा की है। यानी कि ये जो सारी अलग अलग स्वतंत्र संस्थाएं होती थीं, इन सभी संस्थाओं को अब समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। इसके अलावा जो भी कॉलेज हैं ग्रेडेड ऑटोनॉमी वाले, उनको स्वायत्तता दी जाएगी और 15 वर्षों के लिए विश्वविद्यालयों से जो उनकी संबद्धता की प्रक्रियाएं होती हैं उनको पूरी तरीके से समाप्त भी यहाँ पर कर दिया जाएगा। यानी कि बार बार उनको इस प्रकार से अपनी जो संबद्धता है उसकी प्रक्रिया को पूरा नहीं करना होगा। अब जो नई शिक्षा नीति होगी उसके अंतर्गत हमारे यहाँ पर जो भी उच्च शिक्षण संस्थान होंगे उनके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा और यह संस्थान के लिए बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा इस प्रकार की परीक्षा कराई जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपको किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेना है तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा जो परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी उसी के अंतर्गत आप एडमिशन यहाँ पर किया जाएगा। तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब यहाँ पर सरकार के द्वारा फीस के ऊपर भी नियंत्रण किया जाएगा। यानी कि अभी तक जो हमारे केंद्रीय विद्यालय होते थे, राज्य विद्यालय होते थे, डीम्ड विद्यालय होते थे, विश्वविद्यालय होते थे या फिर प्राइवेट होते थे, इनके लिए अलग अलग नियम होता था। फीस स्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा अलग होता था। तो सरकार के द्वारा यहाँ पर यह भी योजना है कि जो भी हमारे प्राइवेट कॉलेजों में काफ़ी ज़्यादा फीस छात्रों से वसूल किया जाता था उसके ऊपर भी नियम बनाया जाए और यहाँ पर भविष्य में सरकार के द्वारा कुछ इस प्रकार से एक समान नियम बनाए जाएंगे जिससे फीस तंत्र के ऊपर यानी कि जो फीस लेने की प्रक्रिया है उसके ऊपर भी सरकार का नियंत्रण हो और कोई भी कॉलेज मनमानी तरीके से फीस को न बढ़ा सके। अगला है त्रिभाषा फार्मूला और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो हमारा 5+3+3+4 सिस्टम है, इनमें से जो आखिरी 4 वर्ष होंगे, 4 वर्ष का मतलब है 9वीं से 12वीं तक का, इसके दौरान जो बच्चे होंगे उनको विदेशी भाषा पढ़ने की भी आज़ादी होगी। साथ ही साथ स्कूल स्तर पर उच्च शिक्षा में संस्कृत भी एक विकल्प के रूप में होगा या जो हमारे यहाँ पर अन्य क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनको भी चुनने को आज़ादी छात्र को दी जाएगी। साथ ही साथ भारत के जो अन्य पारंपरिक भाषाएं हैं उनके साहित्य भी अब विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होंगे, यानी कि उन सभी भाषाओं को वे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये किया गया है कि अब यहाँ पर स्कूलों के द्वारा किसी प्रकार की भाषा किसी छात्र के ऊपर जबरदस्ती थोपी नहीं जाएगी। यानी कि आपकी जिस भाषा में रुचि है आप उसी भाषा को पढ़ेंगे। अगला प्रावधान है विदेशी विश्वविद्यालय का। तो विदेशी विश्वविद्यालय के प्रावधान की बात करें तो अब जो भी
अन्य देशों के विश्वविद्यालय हैं वे अपने कैंपस को भारत में खोल सकते हैं और इस प्रकार से हमारे देश के जो छात्र हैं उनको उस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए उस देश में जाने की आवश्यकता नहीं है। जाहिर सी बात है, जब किसी भी दूसरे देश के विश्वविद्यालय का कैंपस हमारे देश में होगा तो हमारे यहाँ के छात्र आसानी से वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और जो भी बेहतर तरीके की शिक्षा वहाँ पर दी जाती है उसको अपने ही देश में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा SC, ST, OBC और SEDGS के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को बढ़ाया जाएगा, यानी कि इन सभी को स्कॉलरशिप दिया जाएगा जिससे ये अपने उच्च शिक्षा को जारी रख सकें। सरकार की ये भी योजना है कि जो बच्चे, यानी कि आपने ये सुना होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्राइमरी तक की शिक्षा लेते हैं, उसके बाद में आगे की शिक्षा नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 10वीं तक जाते हैं, उसके आगे नहीं जा पाते हैं। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 12वीं ग्रेजुएशन इस प्रकार से होता है। तो सरकार का ये लक्ष्य है कि जो 2 करोड़ बच्चे इस प्रकार से पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं उनको भी एक बार फिर से शिक्षा से जोड़ा जाए। तो ये भी प्रावधान यहाँ पर किया गया है। सरकार के द्वारा हमारे देश में वैज्ञानिक और सामाजिक अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया भी जाएगा, ऐसा भी सरकार ने नई शिक्षा नीति में बताया है। तो उच्च शिक्षण संस्थान में जो होंगे उनको अब बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आपने किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में सुना होगा तो इस कॉलेज में आपको सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई मिलेगी, लेकिन अब सरकार की योजना यह है कि इस प्रकार के जो संस्थान हैं उनको बहुविषयक संस्थानों में बदला जाए। यानी कि अगर आपको इंजीनियरिंग के कुछ विषय अच्छे लगते हैं तो आप इंजीनियरिंग के उन विषयों को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आर्ट का कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं और इसके अलावा अगर आपको कोई अन्य सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो उस सब्जेक्ट को भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये सुविधा भी आपको उच्च शिक्षा के अंतर्गत अब मिलेगी। 2030 तक सरकार की योजना है कि हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान जरूर हो। सरकार के द्वारा यहाँ पर जो चीज़ें होंगी उनको ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र को सरकार के द्वारा यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो भी कंटेंट होंगे उनको क्षेत्रीय भाषाओं में भी बनाया जाएगा। इसके अलावा छात्रों को वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूलों और इन सभी के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ साथ अब कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा या फिर जो तकनीकी शिक्षा है उनको भी अब नई शिक्षा नीति के दायरे में लाया जाएगा। यानी कि अभी तक यही शिक्षा होती थी, लेकिन अब इन प्रकार की सभी शिक्षाओं को भी इसके अंतर्गत लाया जाएगा। साथ ही साथ बच्चों के लिए अब यहाँ पर कला, संगीत, शिल्प, खेल और इस प्रकार के जो सामुदायिक सेवा जैसे विषय हैं उनको भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट के साथ साथ आप इन सब चीज़ों को भी अब पढ़ सकते हैं। कुछ नए नियम ये भी किए गए हैं कि अब हर जिले में कला, कैरियर और खेल संबंधी गतिविधियों में छात्रों की रुचि को डेवलप करने के लिए विशेष बोर्डिंग स्कूल बनाए जाएंगे जो कि बाल भवन के रूप में स्थापित किए जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके लिए अभी तक अलग अलग नियम होते थे, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इन सभी के लिए एक समान नियम होंगे। एक महत्वपूर्ण प्रावधान यहाँ पर जो किया गया है कि अब छात्र को किसी विशेष स्ट्रीम के अंतर्गत पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो 12th के बाद में मेरा ये मानना था कि मैं ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है उसको कुछ इस प्रकार से करूं कि वहाँ पर मुझे मैथ मिल जाए, उसके अलावा केमिस्ट्री मिल जाए और एक सब्जेक्ट मुझे मिल जाए ज्योग्राफी। हालांकि जब मैं एडमिशन लेने पहुंचा तो वहाँ पर ऐसा बताया गया कि इस प्रकार का कोई कोर्स नहीं होता है। तो मजबूरी में मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में मैथ लेना पड़ा और इस प्रकार से अपनी पढ़ाई को जारी करना पड़ा। यानी कि जो विषय मेरे रुचि के नहीं थे उनको भी मुझे मजबूरन यहाँ पर पढ़ना पड़ा। लेकिन अब आने वाले समय में हमारे देश के जो भी छात्र होंगे उनके लिए इस प्रकार से दरवाजे खुले होंगे कि वह सिर्फ अपने पसंद के विषय को पढ़ेंगे, अपने पसंद के स्किल को सीख सकेंगे, जिससे हमारे देश में जो बेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्या है इसको थोड़ा
और बेहतर बनाया जा सके, यानी कि इसका निराकरण सरकार के द्वारा किया जा सके, ऐसी सरकार की योजना है और ऐसी हम लोग भी यहाँ पर आशा करते हैं। आई होप आपको सारे प्रावधान यहाँ पर समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रावधान आपको ना समझ में आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी उस समस्या का समाधान कर सकूं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।